चल चरखा एक ऐसी पहल जो मिसाल बन रही है, रोजगार का साधन बन रही है। आज हम आपको जबलपुर के एक ऐसे केंद्र में लेकर चलेंगे जो विरासत को संजोने के साथ साथ हजारों परिवारों के जीवन का जरिया भी है। ये जो चल चरखा जबलपुर केंद्र है, उसका संचालन ये दीदी लोग करती है। मैंने दीदी से नाम पूछा तो उनका कहना था कि हमारा समूह काम करता है, कोई एक व्यक्ति की कोई आइडेंटिटी नहीं है। दीदी ने बताया कि इस जो प्रतिभा स्थली का जो समूह है, वो बहनों का जो समूह है, उसमें MBBS भी हैं, BTech भी हैं और अति शिक्षित जो दीदियां हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती हैं और इस तरह से समाज सेवा के काम में लगी। दीदी, NDTV में आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि ये क्या केंद्र है? ये चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र है और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में 6 राज्य में और दिल्ली में भी ये केंद्र चल रहे हैं। 15 केंद्र चल रहे हैं। 900 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर पहले प्रशिक्षण दिया जाता है हथकरघा का और उसके बाद उनको रोजगार भी दिया जाता है, जिससे महिलाएं स्वाश्रित होकर आत्मनिर्भर होकर अहिंसात्मक पद्धति से अपना जीवन जी सकती है। तो दीदी, इन महिलाओं का चयन अपन कैसे करते, कहाँ से आती हैं ये महिलाएं और कितना ये अर्न कर पा रही हैं? देखिए, महिलाएं उनके समय कितना दे पा रही है उस पर निर्भर करता है। ये महिलाएं 8-9 हजार से लेकर 21 हजार तक की आराम से आमदनी कर लेती है प्रति माह और वो ग्रामीण प्रदेशों से आ रही है। इंटीरियर्स जिसे हम कहते हैं, आसपास के छोटे इलाके हैं, ग्रामीण प्रदेश है, वहां पर से महिलाएं काम करने के लिए आती हैं और इन महिलाओं के द्वारा उनके स्वयं के परिवार के पूरे परिवार का जीवन निर्वाह हो रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से परेशान थी, जिनके परिवार में व्यसन थे, आमदनी के साधन नहीं थे। आमदनी का स्रोत नहीं था उनके जीवन में। बच्चों को शिक्षाएं नहीं दे पा रही थी, घर में भोजन के लिए पर्याप्त साधन सामग्री भी नहीं थी। तो आज उनके घरों में, पहले जहाँ पर हमारे डिंडोरी प्रदेश में, यहाँ से 180 किलोमीटर पर डिंडोरी गांव है, वहाँ पर जो कारोपानी में केंद्र चल रहा है, 250 महिलाएं काम कर रही है। वहाँ पर वो महिलाएं सुबह 4 बजे जंगल में जाकर के लकड़ी लेकर आती थी और उसी लकड़ी से चूल्हा जला पाती थी। आज उनके घरों में गैस चूल्हे चलने लगे हैं। प्रत्येक बच्चा, उनकी संतान शिक्षा के लिए विद्यालय में पहुंचने लगे। क्या बनाया जा रहा है, ये क्या विशेष? देखिए, ये जकार्ड साड़ी है जो बनारस की विशेषता है। बनारस में ये साड़ियाँ बनाई जाती थी सिल्क की और आजकल सिंथेटिक बनाई जाती है, लेकिन बनारस में कहीं भी आपको सूती वस्त्र नहीं मिलेगा। ये यहाँ चल चरखा केंद्र की विशेषता है और आचार्य भगवान आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा का ये प्रतिफल है कि 100% सूती साड़ी में बनारसी विधा से जकार्ड की ये साड़ियाँ बन रही है, जो आरोग्यप्रद है, औषधीय है। हम लोग औषध में और डॉक्टर्स में तो बहुत व्यय कर लेते हैं, लेकिन ऐसे वस्त्र पहनने से हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। ये शरीर से निकले हुए पसीना और टॉक्सिन्स जो होते हैं, सूती वस्त्र उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारे शरीर में से जो मलिनता है वो सब बाहर निकल जाती है। शरीर स्वस्थ रहता है, आरोग्यप्रद रहता है। इसलिए सूती वस्त्रों का ही आचार्य श्री की प्रेरणा थी कि हथकरघा में 100% सूती वस्त्र ही बनाए जाए। तो ये जितना भी ये इसमें मटेरियल लगता है, ये पूरी तरह से अहिंसक है और सूती कॉटन से ही बनाया जाता है। क्या होता है, पावर लूम में वस्त्र बनाने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि धागे, यहाँ पर धागे बीम भरे हुए हैं, वहां से लंबे धागे निकल करके वीविंग किया जाता है। वो धागों को पावर लूम में स्ट्रेंथ देने के लिए एक केमिकल का उपयोग करना जरूरी होता है। उस केमिकल में मटन टेलों का प्रयोग किया जाता है जो हिंसक है। इसलिए ये पावर लूम की जगह हाथ से वस्त्र बनाया जाता है और ह्यूमन कैपेसिटी मशीन कैपेसिटी से कम होने के कारण इसमें नाजुक कोमलता से वस्त्र बनाने से मटन टेलो जैसे केमिकल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहती है। तो पूर्ण रूप से अहिंसक वस्त्र है, इसीलिए गांधी जी ने भी इसी वस्त्र के लिए प्रेरणा दी थी। आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, यहाँ की जो छात्राएं हैं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ,
आचार्य भगवान की प्रेरणा से 9वीं से 12वीं कक्षा में हथकरघा को पाठ्यक्रम में लिया गया है। जैसे कि आप कहते गणित का विषय है, विज्ञान का विषय है, जिसका प्रति सप्ताह 6 से 7 कालांश होता है, उसी प्रकार से हथकरघा के भी कालांश है। ये प्रायोगिक शिक्षा है जिसे हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। बात तो होती है, लेकिन ये इस प्रकार से हो रहा है कि 10वीं कक्षा की छात्रा यहाँ आते आते आप देखेंगे साड़ियाँ बनाने लगी है और अपना वस्त्र वो स्वयं बना लेती है। 90 से 95% भी ले लेती है और वस्त्र भी बना लेती है। तो यहाँ ये जो बच्चे हैं, ये 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चे हैं इस समय, इनके लिए ये प्रायोगिक शिक्षा है। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं होती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, और आजकल जो असाइनमेंट कहे जाते हैं जिनमें माता पिता परेशान होते हैं कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के, उनका जीवन में भी कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये एक हुनर सीख कर जा रहे हैं, और ये बच्चे अब साड़ियों का भी निर्माण करने लगे हैं। ये देखिए, ये कुर्ते का शानदार कपड़ा ये बच्चे बना रहे हैं, और ये ना सिर्फ ये भी सीखते हैं क्योंकि ये इनकी एक क्लास है, और इसके साथ साथ ये बच्चे जो है ये एक हुनर सीख रहे हैं, ये इन्हें पूरी जिंदगी भर काम आएगा। अभी हम आपको कुछ बच्चों से भी मिलवाएंगे। ये देखिए, ये जो साड़ियाँ बना रही हैं, ये बहन जी ये कौन सी साड़ी बना रही हैं आप? ब्लॉक प्रिंट की साड़ी। कहाँ से सीखा आपने? यहीं से। तो इससे आपकी अब कितनी कमाई होती है? हो जाती है कमाई अच्छी। हो जाती है, फिर भी आपका हाँ, घर अच्छा चल जाता है। अच्छा चल जाता है। कितने दिनों में सीख लिया आपने ये? हमको तो 1 महीने लग गए थे सीखने में। जी, तो वो कितने सालों से काम कर रहे हैं वो पूछिए, वो बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। जी, तो ये दीदी बता रही हैं कि ये बहुत वर्षों से यहीं पे काम कर रही हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने सिर्फ 1 महीने में ये हुनर सीखा था और अब इससे अपने काम कर रहे हैं। दीदी, हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए ना। 10वीं कक्षा की छात्राएं साड़ी भी बना रही है जी, आप उनसे जानकारी लीजिए। ये श्रम साध्य शिक्षा प्राप्त करने से शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होता है, ये भी आपको जानने मिलेगा। आइए, हम कुछ बच्चों से मिलवाते हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी सुंदर साड़ी बना रहे हैं ये बच्चे। ये 10th क्लास के बच्चे। बेटा, एक मिनट रुक जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा राजी सर। राजी, कहाँ से आए हो बेटा? मैं दमो भाषा। अच्छा, तो ये क्यों सीख रहे हो आप, क्यों पढ़ रहे हो ये हम इसलिए सीख रहे हैं जिसमें हम गुरुजी के सपनों को आगे बढ़ा सके और सबको रोजगार प्रदान कर सके, स्वावलंबी बन सके। जी, तो आपने भी सोचा होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके साथ साथ भी ये भी सीखेंगे। हाँ। तो क्या बनना चाहती हो आप? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। भाई बनना चाहती। हाँ। तो ये बेटी लॉयर बनना चाहती है, लेकिन इसके जिंदगी में एक हुनर आ गया है। कभी भी कोई भी संकट आएगा तो ये उसके काम आएगा, और इसके साथ साथ ये समाज के बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को अपने प्रोफेशन, अपने काम के साथ साथ इस काम की शिक्षा भी भविष्य में देगी। यही देवोदय विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य है। आचार्य भगवान ये कहते थे कि हमें इंडिया को भारत बनाना है, और ये इंडिया क्या था या है, या भारत क्या बनाना है। तो हमारा जो प्राचीन भारत था, उस भारतीय संस्कृति को हमें पुनर्जीवित करना है। उसके लिए ये आत्मनिर्भर भारत जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को हम लौटा नहीं पाएंगे, और इंडिया को हम पुनः भारत नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हमने ये युवाओं को तैयार किया है। इन लोगों को हम सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दीदी, ये बताइए कि पूरे देश भर में, जैसे आपने बताया कि काम चल रहा है, तो देखिए ये एक और चीज आपको दिखाता हूँ। ये जो बच्चे हैं ये चरखा चला रहे हैं। अब हालांकि चरखे का स्वरूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये चरखा चला रहे हैं और इससे गिर्री बनाते हैं, और गिर्री बना के फिर ये आगे ले जाके इसका हथकरघा में उपयोग किया जाता है। ये बच्चे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो गिर्री बनाते हैं, और इन्हीं गिर्रियों से आगे हथकरघा में काम आता है। जी, अभी चलिए। अभी यहाँ पर और भी अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ जरदोजी का काम किया जाए। जरदोजी का हस्तशिल्प का काम हो रहा है। जो भारत में हमारी कलाएं लुप्त हो रही थी, उन कलाओं को पुनर्जीवित करने की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की सभी कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आरी जरदोजी का भी काम होता है। आइए, हाँ, तो हम चलते हैं। आरी जरदोजी का जो काम किया जा रहा है उसको देखते हैं कि
जो कलाएं बिहार और अन्य प्रदेशों में विलुप्त होने लगी थी, वो अब एक बार जबलपुर में एक बार फिर जीवित की जा रही हैं और उस पे काम चल रहा है। क्या काम है और कैसे किया जाता है? देखिए, हमारा जो हाथों से काम भारत में प्राचीन समय से हाथ से कार्य हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर तो गोटा का काम हो गया है और अब जो ये बच्ची काम कर रही है दबका का काम कर रही है। आरी के द्वारा पूरा हाथों से साड़ी पे काम हो रहा है, साड़ी पे काम हो रहा है हस्तशिल्प का। ये जो काम है, पहले यहाँ पे ये साड़ी का निर्माण किया गया हस्तकला से, हथकरघा से, और अब ये जो बेटियां हैं ये आसपास के गांव की बेटियां हैं, ये बहुत सारे आदिवासी अंचल से भी आई हैं और अब इन्होंने हाथ से ये हस्तकला से इसको बनाना शुरू किया है। पहले देखिए कितना सुंदर, बहुत सुंदर ये कपड़ा बनाया और उसके बाद अब इस पर ये हाथ से काम किया जा रहा है। ये देखिए ये साड़ी का पल्ला बनाया जा रहा है और इसी पल्ले की सबसे ज्यादा मांग होती है। ये जो यहाँ पे निर्माण किए जा रहे हैं ये यहाँ नहीं, भारत में जहाँ बहुत सारे इस तरीके के केंद्र बनाए गए हैं, इनकी मांग भी बहुत है पूरी दुनिया में। यहाँ पर चूंकि यहाँ पे कोई पैसे प्रॉफिट की बात नहीं है, लेकिन दीदी कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं और सामान्य तौर पर कितना इसका खर्च होता है, फिर कितना बिकता है ये जो केंद्र है महिलाओं के लिए कार्य हो रहा है, विशेष रूप से महिलाओं को ही आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो उनको स्वाश्रित 900 से ज्यादा महिलाओं को ये चलचर का महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र है। 15 केंद्र पूरे भारत भर में 6 राज्यों में चल रहे हैं और एक केंद्रीय जेल में, दिल्ली में तिहाड़ जेल कारागार नंबर 6 में महिला जेल में भी ये चल रहा है। वहां पर भी महिलाएं इन चीजों को, महिला कैदी भी इसको सीख रहे हैं और अपनी जीवन शैली को पूर्ण रूप से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेल से बाहर निकलने के बाद उनको मूल धारा में ले आने के लिए इस कार्य को फिर से वहां पर जीवित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 900 से अधिक महिलाओं को कार्य है और आप सबका भारत में सभी भारतीय अगर इस कार्य को अनुमोदित करेंगे और ऐसे स्वास्थ्यप्रद वस्त्र को अपनाएंगे जो सूती वस्त्र है, हथकरघा का है, तो हजारों की संख्या में अगर महिलाओं को कार्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दीदी आप बताइए कि कैसे सिखाते हैं आप इसमें? सबसे पहले जब वर्कर आता है तो हम उसे आरी की प्रैक्टिस करवाते हैं। 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम उसको कपड़े पे देते हैं काम करने के लिए। वो कपड़े पे एक पैच का काम करता है और देख लेते हैं कि उससे बनने लगा है। फिर उसको सीधा हम एक छोटा सा पैनल बनवाते हैं। जब वो पैनल बन के तैयार हो जाता है तो ये दीदी को समझ में आ जाता है, सिखाने वाली को, कि इस बच्चे से ये सारा काम अच्छे से बन जाएगा। और फिर उसको फिर साड़ी पे, बैग का प्रोडक्शन, जो भी हमारे ऑर्डर के काम रहते हैं, फिर उस पर लगा दिया जाता है। तो अभी तक आप कितनी बच्चियों को प्रशिक्षित कर चुकी है, महिलाओं को? हस्तशिल्प में तो 250 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और ऐसी बच्चियों के लिए कम से कम 200 बच्चियों को तो प्रशिक्षित कर दिया जा चुका है। इस तरीके से 400-450 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं इस हुनर को सीख चुकी हैं और ये लगातार अपने घर को चलाने में मदद कर रही हैं। यही संकल्प था आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज का और यही संकल्प और सोच थी महात्मा गांधी। जो मुंबई के एक वधू है, ये उसका दुपट्टा बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से कॉटन का बनाया गया है, अहिंसक रंगों का उपयोग किया गया है और इसी तरह से ना सिर्फ ये वधू का दुपट्टा बनने के लिए आया है मुंबई से, ये जो है ये वर जिसे दूल्हा कहते हैं, ये उसकी धोती है, ये भी यहीं बनाई गई है। इस पे जो भी वस्त्र लगा है, ये जो कपड़े लगे हैं, ये यहीं पर अहिंसक रूप से तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से अब देश में उसका भी चलन आ गया है, जब लोग अपनी शादी विवाह के पवित्र अवसर पर अहिंसक वस्त्रों का उपयोग करते हैं और वो अहिंसक वस्त्र भी यहाँ बनाए जाते हैं। ये मंजिठा और फिटकरी को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। जिनको चर्म रोग होते हैं, अगर ये वस्त्र पहन लेते हैं तो उन्हें फायदा होता है। इसी तरह जिनको बहुत बुखार आ रहा हो, वो यदि औषधि का उपयोग ना भी करें, सिर्फ इस वस्त्र को लपेट लें
इसमें गिलोय का उपयोग किया गया है। गिलोय एक जानी मानी आयुर्वेदिक औषधि है और ये मेहंदी है। जब गर्मी लगती है, लू लगती है, तो शीतलता प्रदान करने के लिए ये औषधि मेहंदी के रंग से बनाई गई है। इसमें किसी तरीके का कोई रंग नहीं है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, ये चल चरखा के औषधि युक्त नीम के मास्क हैं। जब पूरे देश में कोरोना फैला था, जब वस्त्र के लिए जो आवश्यक थे, सभी लोग मास्क पहन रहे थे, उस दौरान ये चल चरखा के मास्क हैं जिसमें नीम का उपयोग किया गया था। अभी भी जब आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी संक्रामक स्थल पर जाने वाले हैं, तो इस मास्क का उपयोग करने से अलग तरह के फायदे होंगे और आपको संक्रामक कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ना सिर्फ वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि प्रयोग भी किए जा रहे हैं। आनंद सिंह जी, ये बताइए कि कैसे ये प्रकल्प चालू हुए और इसके लिए फंड कहाँ से आता है? ये आचार्य श्री की जो अभी ये प्रकल्प आशीर्वाद से चल रहे हैं, ये व्यवस्थित रूप से 1947 के बाद महात्मा गांधी ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय एक उद्देश्य था कि हमें स्वावलंबी बनना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ये एक नारा दिया गया था। वह नारा था कि हमें स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत होना। उस दिशा में ये कार्य किया गया था। खादी एक भारतीय की पहचान हो गई थी, पहनने के रूप में हमारे हर राजनेता इसको पहनते थे। लेकिन एक लंबा अंतराल के बाद यह चीज सब खत्म होती गई। उस दिशा, उस खत्म होती हमारी व्यवस्था को, हमारी सोच को फिर नया एक रूप दिया हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने। उन्होंने खादी को फिर देश की आत्मनिर्भरता की पहचान से परिलक्षित किया। परिलक्षित करने में पूरी समाज के लोगों ने इसमें तन मन धन से योगदान दिया। लोगों ने इस प्रकल्प को लगाने के लिए जमीनें दान दी, लोगों ने इस प्रकल्प को लगाने के लिए चरखे दान किए। इस प्रकल्प को लगाने के लिए आज हजारों की तादाद में महिलाएं इस प्रकल्प से कार्यरत हैं और स्वावलंबन पे खड़ी हुई हैं। आज ये बहुत बड़ी बात है कि देश में जो 1947 में प्रकल्प शुरू हुआ था, उसका क्रियान्वयन विधिवत रूप से आज हमारे देश में चल रहा है। ये बताइए नीरज जी कि कभी ऐसा भी होता है कि फंड की कमी आती है? नहीं, परेशानियां ऐसे तो कभी नहीं हुआ। जब अपन किसी अच्छे कार्य को करने के लिए चलते हैं तो राशि और चीज़ों की व्यवस्था होती है। अनेक ऐसे दानदाता आते हैं जो इस काम को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उनके भाव बनते हैं और गुरुवर का आशीर्वाद है। अभी तक तो ऐसी स्थितियां नहीं निर्मित है। तो दीदी, हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में पूरे देश भर में सामान बनाया जा रहा है, ये प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी मार्केटिंग कैसे है? चलते ये सब जो उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं, ये पूर्णतः अहिंसक और भारतीय पारंपरिक शैली में बने हुए उत्पाद हैं। ये जो भी इसे देख रहा है वो इससे प्रभावित होकर उसे लेने के लिए उत्सुक होते हैं। अतः ये जहाँ जहाँ भी उत्पादन केंद्र है, वहाँ इनके उत्पाद बिक्री केंद्र भी बने हुए हैं। तो लोग जैसे ही वहाँ देखते हैं तो वहीं से उन्हें विक्रय करके और अपने जीवन में लाभान्वित हो रहे हैं। एक बार जो भी व्यक्ति इसे एक बार इसका उपयोग करता है, वो इससे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं है और फिर वो ऐसी तरह से उसे और बार बार वो अपनाने की इच्छा होती है। तो वह सब ऑनलाइन इसकी बिक्री के लिए और ये लगातार जाता जा रहा है। ऑनलाइन बिक्री हो रही है, वेबसाइट्स भी बने हुए हैं और इंस्टाग्राम है, फेसबुक्स हैं, तो उसके द्वारा इनका काफ़ी अच्छा मार्केटिंग यहीं से हो रहा है। और इसके अलावा इस कार्य को और आगे फैलाने के लिए, आचार्य श्री के आशीर्वाद को जन जन तक फैलाने के लिए कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर भी बिक्री केंद्र खोले हुए हैं। तो वो लोग भी यहाँ से सामान मंगवा करके बिना किसी बहुत अधिक लाभ के लोगों तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ से भी अनेक लोगों तक ये उत्पाद आसानी से पहुँच पा रहे हैं। मुख्य तो ये है कि इस कार्य का
आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का यही कहना था कि हमें विदेशों की ओर नहीं देखना, हमें तो हमारे देश की जनता को ही जो हम भूल गए हैं उसको पहुंचा करके उनके स्वास्थ्य लाभ की हमें चिंता करनी है। तो बस जैसे ही ये स्वास्थ्यवर्धक वस्त्र यहाँ बन रहे हैं और लोग इससे जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, इन्हें अपना रहे हैं, तो वो और इसके लिए अधिक अधिक आकर्षक चीजों को लेने के लिए प्रेरित होते जा रहे हैं। ये जो केंद्र है ये अब धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर जैसे खजुराहो मंदिर के पास ही एक बहुत सुंदर हथकरघा केंद्र, चल चरखा केंद्र बनाया गया है और जो लोग चाहते हैं वो यहाँ से बिना किसी प्रॉफिट के वस्त्र लेके जाते हैं और फिर आम जनता तक पहुँचाते हैं। लेकिन अब लोगों में हथकरघा के प्रति एक बार फिर रुझान बढ़ा है। ये ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इन वस्त्रों की बहुत बड़ी मांग है। लोगों का एक ही उद्देश्य है कि उन्हें स्वास्थ्यवर्धक वस्त्र मिले और इस केंद्र का एक ही उद्देश्य है कि लोग भारतीय जीवन शैली को अपनाएं और वो महिलाएं जो जिनके पास काम नहीं थे, जो परेशान थी, उन्हें रोजगार मिले। सभी का समन्वय प्रयास है यह चल चरखा केंद्र जबलपुर। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।